दोस्तों, एक सवाल पूछना है। क्या आपने कभी किसी कमरे में बैठकर यह महसूस किया है कि आप वहां हैं ही नहीं? बातें हो रही हैं, लोग हंस रहे हैं, लेकिन कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है। कोई आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य हों। उस पल जो दर्द होता है वो किसी चोट से कम नहीं होता है। ये एहसास केवल आपको ही नहीं होता है। दुनिया के हर कोने में, हर उम्र का और हर वर्ग का इंसान यही चाहता है कि कोई उसे देखे, कोई उसकी बात सुने, कोई उसे यह बताए कि आप महत्वपूर्ण हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हम सब यही चाहते हैं तो हम दूसरों को यह एहसास क्यों नहीं दे पाते हैं? हम इतने व्यस्त क्यों हो जाते हैं कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा पाते हैं? इसका नतीजा क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियां खत्म होती हैं, दफ्तरों में तनाव बढ़ता है और घरों में खालीपन आता है। आज जो किताब हम लेकर आए हैं वो इसी समस्या की जड़ को पकड़ती है और उसका एक बेहद सरल लेकिन बेहद गहरा जवाब देती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल और इसे लेस गिबलिन ने लिखा है। लेस गिबलिन एक ऐसे लेखक और वक्ता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगाई कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, वे क्यों जुड़ते हैं और क्या करने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। इस किताब में उन्होंने वो सब कुछ शामिल किया है जो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला के बारे में जानना जरूरी है। आज हम इस किताब के तीसरे अध्याय का सार सुनेंगे, जिसका नाम है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। ये अध्याय पूरी किताब की रीढ़ है। अब सोचिए कि अगर आप ये जान लें कि लोग आपसे क्यों दूर जाते हैं और आप ऐसा क्या करें कि वे आपकी ओर खींचे चले आएं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? अगर आप ये समझ लें कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी भूख है जिसे भरने की क्षमता आपके पास है और ये भूख किसी बड़े खर्च से नहीं बल्कि बस एक छोटी सी जागरूकता से भरी जा सकती है, तो क्या आप ये सीखना नहीं चाहेंगे? इस समरी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि लोग आपसे क्यों जुड़ाव महसूस करते हैं या क्यों दूर होते हैं। आप समझ पाएंगे कि उपेक्षा कितनी शांत लेकिन कितनी गहरी चोट करती है। आप सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपके हर रिश्ते को बदल सकती हैं। आप पाएंगे कि लोगों का दिल जीतने का असली राज न तर्क में है और न ही ताकत में, बल्कि उस एक एहसास में है जो आप दूसरों को देते हैं। यहाँ एनी बुक्स मरीज पर हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार हिंदी में लाते हैं ताकि ज्ञान के बीच कोई दीवार न रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए ताकि कोई भी समरी छूटे नहीं। तो आइए अब सीधे इस अध्याय में उतरते हैं और उस एक सच्चाई को समझते हैं जो शायद आपको पता तो थी, लेकिन आपने इसे इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। आपके घर में, आपके दफ्तर में और आपकी गली में कितने लोग हैं जो हर रोज आपसे मिलते हैं? अब खुद से एक सवाल पूछिए कि इनमें से कितने लोग आपसे सच में खुश हैं? कितने लोग आपसे मिलकर अच्छा महसूस करते हैं? और कितने लोग आपसे बात करने के बाद थोड़े और हल्के तथा थोड़े और ऊर्जावान महसूस करते हैं? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेस गिबलिन की किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल का तीसरा अध्याय इसी एक गहरे सत्य पर टिका है। वो सत्य यह है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी भूख होती है जो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती है। ये भूख खाने की नहीं है, पैसे की नहीं है और शोहरत की भी नहीं है। यह भूख महत्वपूर्ण महसूस करने की है। ये भूख ये जानने की है कि मैं मायने रखता हूं। ये भूख ये अनुभव करने की है कि दुनिया में मेरी एक जगह है, मेरी एक पहचान है और मेरे होने से किसी को फर्क पड़ता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि जो इंसान ये समझ लेता है और जो इस सच्चाई को अपने व्यवहार की नींव बना लेता है, वो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उस दिन के बारे में सोचिए जब आप किसी काम से किसी दफ्तर गए थे। आप वहां पहुंचे और काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने आपकी तरफ देखा भी नहीं। आपने नमस्ते कहा, लेकिन उसने सिर उठाए बिना ही कागज आपकी तरफ खिसका दिए। आप खड़े रहे, इंतजार करते रहे और उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। उस दिन जब आप घर लौटे तब आपने कैसा महसूस किया था? क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे थे? क्या मन में गुस्सा था या एक अजीब सा खालीपन था जैसे आप वहां थे ही नहीं? अब दूसरी तरफ सोचिए कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने आपसे मिलते ही मुस्कुरा के कहा हो, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने आपकी बात को ध्यान से सुना, आपकी राय को गंभीरता से लिया और आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आप उस पल में सबसे जरूरी इंसान हैं। उस दिन जब आप घर लौटे तब आपने कैसा महसूस किया था? क्या आप खुद को हल्का, खुश और जीवंत महसूस कर रहे थे? यही फर्क है। यही वो बुनियादी सच्चाई है जिसे लेस गिबलिन इस अध्याय में उजागर करते हैं। यहां एक जरूरी बात है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं
कि लोगों को जीतने के लिए हमें बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान या प्रभावशाली होना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम सही तर्क दें, सही जानकारी दें और सही समय पर सही बात कहें तो लोग हमारी बात मानेंगे। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं कि ये सोच आधी अधूरी है। इसका कारण ये है कि लोग तर्क से नहीं चलते हैं, लोग भावनाओं से चलते हैं। सबसे गहरी भावना यही है कि मुझे महत्व दो। इतिहास से एक ऐसी शख्सियत का उदाहरण लेते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने पूरे जीवन में जिया और इसके अविश्वसनीय परिणाम देखे। वे नेल्सन मंडेला हैं, दक्षिण अफ्रीका के वे महान नेता जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए। फिर भी जब वे बाहर आए तो उनके भीतर न कड़वाहट थी और न ही बदले की भावना थी। यहाँ जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि मंडेला की एक आदत थी जो उन्हें साधारण नेताओं से अलग करती थी। मंडेला अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति का नाम याद रखते थे, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा कर्मचारी। वे हर किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। जब वे किसी से बात करते थे तब उस व्यक्ति को लगता था कि पूरी दुनिया में उस पल उसी की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके जो साथी थे उन्होंने बाद में बताया कि मंडेला के साथ बात करने के बाद हर बार एक अजीब सी ऊर्जा मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे आप अकेले नहीं हैं और आप मायने रखते हैं। ये कोई चालाकी नहीं थी, यह कोई राजनीतिक रणनीति भी नहीं थी। यह एक गहरी मानवीय समझ थी कि सामने वाला इंसान महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं तब वो आपके लिए पहाड़ हिलाने को भी तैयार हो जाता है। लेस गिबलिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण महसूस करने की यह इच्छा किसी एक देश, किसी एक संस्कृति या किसी एक उम्र से नहीं जुड़ी है। ये सार्वभौमिक है। एक 5 साल का बच्चा भी यही चाहता है जब वो अपना चित्र बनाकर माँ के पास दौड़ता है और कहता है, देखो मैंने बनाया है। एक 50 साल का अनुभवी अधिकारी भी यही चाहता है जब वो अपनी पूरी टीम के सामने कोई सुझाव रखता है। दोनों बस यही चाहते हैं कि कोई कहे, हाँ आप मायने रखते हैं। यह भूख कभी नहीं मिटती है। उम्र के साथ इसका रूप बदल सकता है, लेकिन यह भूख हमेशा बनी रहती है। अब इसे एक और कोण से देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग झगड़े क्यों करते हैं? बड़े बड़े रिश्ते क्यों टूटते हैं? दफ्तरों में मनमुटाव क्यों होते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि झगड़े पैसों की वजह से, समय की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से होते हैं। ये सब सच भी है, लेकिन अगर आप और गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि अधिकतर झगड़ों की जड़ में एक ही बात होती है कि किसी को लगा कि उसे महत्व नहीं दिया गया, किसी को लगा कि उसकी बात नहीं सुनी गई, किसी को लगा कि उसके योगदान को नजरअंदाज किया गया, किसी को लगा कि वो कमरे में था ही नहीं, जैसे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ये भावना बहुत गहरी चोट करती है। इससे गहरी कोई और चोट नहीं होती है। एक बहुत साधारण लेकिन दिल को छूने वाला उदाहरण सोचिए। एक माँ है जो सुबह से शाम तक घर के लिए काम करती है। वो खाना बनाती है, घर साफ करती है और बच्चों का ध्यान रखती है। शाम को जब परिवार खाने की मेज पर बैठता है तब कोई नहीं कहता कि आज खाना बहुत अच्छा बना है। कोई नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। बस सब अपने अपने फोन में लग जाते हैं। उस माँ को क्या महसूस होता होगा? वो थकी हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती है। सबसे बड़ी थकान तब होती है जब आपको लगे कि आप अदृश्य हैं। लेस गिबलिन इसी बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से कहते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर ये महसूस करने की जरूरत है कि वो अदृश्य नहीं है। जो व्यक्ति ये कला सीख लेता है कि दूसरों को ये एहसास कैसे दिलाया जाए कि वे दिखते हैं, वे सुने जाते हैं और वे मायने रखते हैं, वह व्यक्ति लोगों के दिलों का राजा बन जाता है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है। लेस गिबलिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की खुशामद करें। वे ये नहीं कह रहे हैं कि आप झूठी तारीफें करें। वे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो सोचते हैं वो न कहें और बस दूसरों को खुश करने के लिए हर बात पर हाँ कहते रहें। नहीं, ये चापलूसी नहीं है। चापलूसी और महत्व देने में बहुत बड़ा फर्क है। चापलूसी खोखली और मतलबी होती है तथा सामने वाला अक्सर इसे भांप लेता है। लेकिन किसी को सच में महत्व देना दिल से आता है, ये ईमानदार होता है और इसका असर बहुत गहरा होता है। महत्व देने का मतलब है कि जब कोई बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना। महत्व देने का अर्थ है उसकी राय को गंभीरता से लेना, भले ही आप उससे सहमत न हो। महत्व देने का मतलब है उसके योगदान को स्वीकार करना। महत्व देने का अर्थ है यह जताना कि उसके होने से फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर पहाड़ जितना बड़ा होता है। अब एक और दृष्टिकोण से सोचते हैं। व्यापार की दुनिया में सबसे सफल लोग वे नहीं होते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। जापान के प्रसिद्ध व्यापारी और टोयोटा कंपनी के संस्थापक
कीचिरो तोयोदा के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे अपनी फैक्ट्री में हर कर्मचारी की बात सुनते थे, चाहे वह छोटे से छोटा काम करने वाला मजदूर ही क्यों न हो। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था जिसे कैज़न कहते हैं, जिसका अर्थ है लगातार सुधार। इस सिद्धांत की जड़ में एक बहुत गहरा विश्वास था कि जमीन पर काम करने वाला हर व्यक्ति कुछ ऐसा जानता है जो ऊपर बैठे लोग नहीं जानते हैं। उस ज्ञान का सम्मान करना जरूरी है। जब कीचिरो तोयोदा के कर्मचारी ये देखते थे कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है और उनके सुझावों पर अमल हो रहा है, तो वे क्या करते थे? वे अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा देते थे। वे घड़ी देखकर नहीं बल्कि दिल से काम करते थे, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया गया था। टोयोटा आज दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक है। इस सफलता की बुनियाद में सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि वो भावना भी है जो हर कर्मचारी के दिल में थी कि मैं मायने रखता हूं। लेस गिब्लन यहां एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब आप उसे सिर्फ खुश नहीं करते, बल्कि आप उसे बेहतर भी बनाते हैं। जब कोई इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब वो अपना सबसे अच्छा रूप सामने लाता है। वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा सोचता है और अपना योगदान ज्यादा देता है। ये एक तरह की चमत्कारी प्रतिक्रिया है। आप दूसरे को महत्व दें और वो खुद ब खुद और बेहतर बन जाता है। अब जरा रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको हमेशा महत्वपूर्ण महसूस कराया? कोई गुरु, कोई दोस्त या कोई परिवार का सदस्य? क्या आपने नोटिस किया है कि उस व्यक्ति के साथ आप कैसे बदल जाते हैं? क्या आप ज्यादा खुलकर बात करते हैं, ज्यादा हिम्मत से काम करते हैं और ज्यादा ईमानदार होते हैं? ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब कोई हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है, तब हम अपनी सबसे अच्छी क्षमताएं जगाते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको हमेशा छोटा, उपेक्षित या अदृश्य महसूस कराया? याद कीजिए कि उस व्यक्ति के सामने आप कैसे बन जाते थे। क्या आप सिकुड़ जाते थे? क्या आप चुप रहते थे और अपनी राय नहीं रखते थे? यही तो लेस गिब्लन समझाना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सिर्फ उनकी जिंदगी पर असर नहीं डालता है, ये आपकी अपनी जिंदगी पर भी उतना ही असर डालता है। इसका कारण यह है कि जो लोग दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं। जो लोग दूसरों को उपेक्षित महसूस कराते हैं, लोग धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं। यह कोई नियम नहीं है जो किसी किताब में लिखा है, बल्कि यह जिंदगी का सबसे पुराना और सबसे सच्चा नियम है। एक और बात इस अध्याय को और भी खास बनाती है। लेस गिब्लन ये नहीं कहते हैं कि यह सब सीखना मुश्किल है। वे कहते हैं कि यह एक कला है और कला सीखी जा सकती है। यह कोई ऐसा जादुई व्यक्तित्व नहीं चाहती जो जन्म से मिले। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। यह एक ऐसी आदत है जिसे आप आज से, अभी से और इसी पल से अपनाना शुरू कर सकते हैं। जब कोई बात करे तो उसे सुने, उसे सच में सुने, ना कि अपनी अगली बात सोचते हुए सुने। जब कोई कुछ करे तो उसे स्वीकार करें। जब कोई राय दे तो उसे गंभीरता से लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों में वो जादू छिपा है जिसकी बात लेस गिब्लन पूरे अध्याय में करते हैं। खेल की दुनिया से एक और उदाहरण लेते हैं। ब्राजील के महान फुटबॉल कोच मारियो जागालो के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वे अपनी टीम के हर खिलाड़ी को, चाहे वो मुख्य खिलाड़ी हो या बेंच पर बैठने वाला, हमेशा ये एहसास दिलाते थे कि उसकी भूमिका जरूरी है। जब कोई खिलाड़ी मैदान पर नहीं जाता था, तब भी जागालो उससे मिलते थे, उसकी राय पूछते थे और उसे बताते थे कि टीम में उसकी उपस्थिति कितनी अहम है। नतीजा ये हुआ कि ब्राजील की वो टीम दुनिया की सबसे एकजुट और जोशीली टीमों में से एक बनी। खिलाड़ी एक दूसरे के लिए दौड़ते थे और एक दूसरे के लिए लड़ते थे, क्योंकि हर किसी को यह महसूस था कि वो मायने रखता है। यह सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, यह उस बुनियादी मानवीय सच्चाई की कहानी है जिसे लेस गिब्लन इस अध्याय में बार बार अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी बात का सार यह है कि हर इंसान के भीतर एक आवाज है जो हमेशा कहती रहती है, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे महत्व दो। जो व्यक्ति इस आवाज को सुनना और उसका जवाब देना सीख जाता है, वो लोगों के दिलों को जीत लेता है। वो दोस्ती में जीतता है, व्यापार में जीतता है, परिवार में जीतता है और जिंदगी के हर उस मोड़ पर जीतता है जहां लोगों की जरूरत होती है। यह इस अध्याय का केंद्रीय विचार है। यह विचार इतना सरल है कि शायद पहली बार सुनने में यह बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन इसे जीना बहुत बड़ा काम है। अब सवाल यह है कि क्या इस सच्चाई को जानना काफी है, या इसे व्यवहार में उतारने के लिए कुछ और चाहिए? यहीं से हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहां लेस गिब्लन हमें अगला महत्वपूर्ण विचार देते हैं कि लोग उसी के पास बार बार लौटते हैं
जो उन्हें अपने आसपास अच्छा महसूस कराता है। ये एक ऐसा सच है जो हर रिश्ते की, हर सफलता की और हर विफलता की कहानी में छिपा है। अब लेस गिबलिन एक कदम और आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि ये जो भूख है और ये जो इच्छा है कि मुझे महत्वपूर्ण समझा जाए, ये कोई कमजोरी नहीं है, यह है कोई अहंकार भी नहीं है। ये मानव स्वभाव की सबसे गहरी और सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब तक आप इसे समझते नहीं हैं, तब तक आप लोगों को कभी सच में नहीं समझ सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आईने के सामने जाते हैं और अपने कपड़े चुनते हैं। आप इन्हें क्यों चुनते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको ठंड या धूप से बचना है? नहीं, आप वे कपड़े चुनते हैं जिनमें आप अच्छे लगते हैं और जिनमें आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। आप वो घर खरीदते हैं जो आपकी पहचान बताता है। आप वो नौकरी चुनते हैं जो आपको सम्मान दिलाती है। आप वो गाड़ी चाहते हैं जिसे देखकर लोग मुड़कर देखें। ये सब क्या है? ये सब उसी एक गहरी भूख की अभिव्यक्तियां हैं। यह महत्वपूर्ण दिखने की, महत्वपूर्ण महसूस करने की और दूसरों की नजरों में मायने रखने की भूख है। लेस गिबलिन यहां एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप यह समझ लें कि सामने खड़ा हर इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, तो आप लोगों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी पा लेते हैं। बस एक कुंजी और एक ही सूत्र। उस एक सूत्र से आप हर इंसान के व्यवहार की गुत्थी सुलझा सकते हैं। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन असल में यह इतनी गहरी है कि इसे पूरी तरह समझने में जिंदगी लग जाती है। आइए इसे और करीब से देखते हैं। अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी प्रवृत्ति यह है कि उसे सराहा जाए। लेस गिबलिन इस बात को अपनी किताब में बहुत गहराई से उठाते हैं। वे कहते हैं कि विलियम जेम्स ने यह बात किसी कविता में नहीं कही थी। उन्होंने ये बात दशकों के अध्ययन, सैकड़ों लोगों से बातचीत और मानव मन की गहरी पड़ताल के बाद कही थी। ये सच्चाई आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस दिन थी। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। इसका कारण यह है कि विलियम जेम्स ने जो कहा वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेस गिबलिन कहते हैं कि यह एक व्यावहारिक सच्चाई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखाई देती है। ये हर बातचीत में, हर मुलाकात में और हर रिश्ते में नजर आती है। एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध बात है। ईसा मसीह से एक बार पूछा गया था कि सबसे बड़ा नियम क्या है। उन्होंने कहा था कि अपने पड़ोसी से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमसे करे। ये सिर्फ कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ है। इस समझ की जड़ में भी वही एक सच्चाई है जो लेस गिबलिन बताते हैं। हम सब एक जैसा चाहते हैं, हम सब महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं जो शायद आपको चौंका दे। महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। गांधी जी के साथ जो लोग काम करते थे, उनमें से एक विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं थी कि वे बहुत बड़े वक्ता थे या बहुत तेज दिमाग के थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि जब वे किसी से मिलते थे, तब वो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता था। गांधी जी एक अनपढ़ किसान से भी उसी तरह बात करते थे जैसे किसी बड़े नेता से करते हों। वे उनकी समस्या को उतनी ही गंभीरता से सुनते थे। वो किसान बाहर निकलकर क्या करता था? वो अपनी पूरी जिंदगी उस आंदोलन को दे देने के लिए तैयार हो जाता था। इसका कारण यह था कि उसे महसूस हुआ था कि वो मायने रखता है। उसे महसूस हुआ था कि उसकी बात सुनी गई है। उसे महसूस हुआ था कि वो अदृश्य नहीं है। यह कोई जादू नहीं था, यह उसे एक गहरी भूख को पहचानने और उसका सम्मान करने की कला थी। लेस गिबलिन यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि यह भूख सिर्फ कमजोर लोगों में नहीं होती है। यह भूख सिर्फ उन लोगों में नहीं होती है जो असुरक्षित हैं या जिनका आत्मविश्वास कम है। यह भूख दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे धनवान और सबसे प्रभावशाली लोगों में भी उतनी ही गहरी होती है। इतिहास में ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे अपने दरबारियों की तारीफ के लिए तरसते थे। ऐसे कितने ही बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि उनके काम को पहचाना जाए। ऐसे कितने ही कलाकार हैं जो मंच पर खड़े होकर लाखों लोगों की तालियां सुनते हैं, लेकिन घर लौटकर भी एक छोटी सी सच्ची सराहना के लिए तरसते हैं। यह भूख कभी मरती नहीं है। उम्र बढ़ने से यह कम नहीं होती है, पैसा आने से यह शांत नहीं होती है, और शोहरत मिलने से यह भर नहीं जाती है। यह हमेशा वहां रहती है। यही वो जगह है जहां लेस गिबलिन एक बहुत गहरी और क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है और जो ये जान लेता है कि सामने वाला हमेशा इसी भूख को लेकर चल रहा है,
वह व्यक्ति लोगों के साथ व्यवहार में एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति लड़ाई नहीं करता है, बल्कि वो समझता है। वह व्यक्ति आलोचना से शुरुआत नहीं करता है, बल्कि वह स्वीकृति से शुरुआत करता है। वो व्यक्ति खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे को बड़ा महसूस कराने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो खुद ब खुद सबसे बड़ा बन जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित है? नहीं, ये हर जगह काम करता है। विज्ञान की दुनिया में एक नाम है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी देन अतुलनीय है। वे अब्दुल सलाम हैं, जो पाकिस्तान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक काम बहुत ध्यान से किया। जब भी उनके साथ कोई नया छात्र या नया शोधकर्ता काम करने आता था, तब अब्दुल सलाम उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे, चाहे वो विचार कितना भी छोटा या अधूरा क्यों न हो। उनके छात्रों ने बाद में बताया कि सलाम साहब के साथ काम करने में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि आपको कभी ये नहीं लगता था कि आपका विचार बेकार है। वे हर विचार में कुछ न कुछ मूल्यवान ढूंढ लेते थे। जब एक छात्र को ये महसूस होता था कि उसका सोचना मायने रखता है, तब वो और ज्यादा सोचने लगता था और ज्यादा खोजने लगता था और अपना योगदान और ज्यादा देने लगता था। ये सिर्फ एक अच्छे इंसान की कहानी नहीं है, यह उस सिद्धांत का जीवंत प्रमाण है जिसे लेस गिबलिन बताते हैं। जब आप किसी की उस गहरी भूख को पहचानते हैं और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब वो अपनी सबसे बड़ी क्षमता को बाहर लाता है, वरना ये क्षमता शायद कभी बाहर नहीं आती। अब एक बहुत जरूरी बात की तरफ आते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं कि यह भूख केवल बड़े बड़े अवसरों पर नहीं जागती है, यह हर पल, हर छोटी बातचीत में और हर साधारण मुलाकात में जागती रहती है। जब आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं और वो आपको ध्यान से देखता है, आपकी ज़रूरत समझता है और आपको सही सुझाव देता है, तब आप उसकी दुकान पर दोबारा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको महत्वपूर्ण महसूस कराया था। जब आपका मैनेजर आपसे एक छोटे से काम के बारे में भी राय मांगता है, तब आप उस काम को और मेहनत से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपकी राय मायने रखती है। ये सब उसी एक सूत्र से जुड़ा है। लेकिन अब एक और कोण समझना जरूरी है। क्या ये भूख सिर्फ दूसरों से मिलने वाली सराहना पर निर्भर है? लेस गिबलिन कहते हैं कि नहीं, ये भूख तब भी जागती है जब आप खुद अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा पाते हैं। जब ये भूख बहुत देर तक अधूरी रहती है, तब इंसान टूटने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और जिंदगी में खालीपन आने लगता है। इसीलिए लेस गिबलिन इस भूख को सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं कहते हैं, वे इसे एक व्यावहारिक जिम्मेदारी भी कहते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी ये भूख आपकी जिम्मेदारी है। जब आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, तब न केवल वे लोग बेहतर होते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। ये सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं जिनकी इस भूख को आपने आज तक नजरअंदाज किया है। आपके घर में, आपके दफ्तर में और आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं। सोचिए कि अगर आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना शुरू करें तो क्या होगा। लेस गिबलिन का जवाब बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि यह एक ऐसा निवेश है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब वो आपके लिए वो सब करने को तैयार हो जाता है जो शायद किसी और के लिए वो कभी नहीं करता। अब इसे एक और कोण से देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे और बड़े अलग होते हैं। बच्चों को तारीफ चाहिए होती है, लेकिन बड़े तो समझदार होते हैं, उन्हें इसकी क्या जरूरत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। लेस गिबलिन बहुत साफ कहते हैं कि ये भूख उम्र के साथ कम नहीं होती है। एक 70 साल का बुजुर्ग भी उतना ही सम्मान चाहता है जितना एक 7 साल का बच्चा चाहता है। वे भी चाहते हैं कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाए। वे भी चाहते हैं कि उनके अनुभव की इज्जत हो। वे भी चाहते हैं कि वे मायने रखते हों। एक छोटी सी बात याद करें। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई उनसे किसी काम में सलाह मांगता है या जब कोई उनकी पुरानी बातें ध्यान से सुनता है, तब उनके चेहरे पर जो चमक आती है वो कहाँ से आती है? वह चमक उसी भूख के तृप्त होने की निशानी है। वो चमक ये कहती है कि हाँ, मैं अभी भी मायने रखता हूं। ये दृश्य दिल को छू जाता है ना? इसी छोटी सी समझ से आप किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेस गिबलिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह जो धागा है, यानी महत्वपूर्ण महसूस करने की ये इच्छा, ये सभी मानवीय व्यवहारों को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी के व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं, जब भी कोई अजीब तरीके से पेश आता है या जब भी कोई बिना बात के नाराज हो जाता है, तब एक बार यह जरूर पूछिए कि क्या इस व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराया गया था? अगर नहीं, तो शायद उसका यह व्यवहार उसी अधूरी भूख की प्रतिक्रिया है। यह दृष्टिकोण आपको गुस्से से नहीं बल्कि करुणा से देखना सिखाता है। यह आपको लोगों को दोष देने से रोकता है
और उन्हें समझने की तरफ ले जाता है। यहीं से एक नया सवाल उठता है, अगर ये भूख इतनी सार्वभौमिक है और अगर ये हर इंसान में है, तो क्या हम भी इसी भूख से चलते हैं? बिल्कुल, हम भी उसी भूख से चलते हैं जो दूसरे लोगों में है। इसीलिए लेस गिबलिन कहते हैं कि जब आप दूसरों की इस भूख को समझते हैं, तब आप असल में अपनी खुद की भी एक गहरी जरूरत को समझ रहे होते हैं। यही वो कुंजी है जिसकी बात लेस गिबलिन बार बार करते हैं। यह एक दर्पण है। जो आप दूसरों में देखते हैं वो आप में भी है। जब ये समझ पक्की हो जाती है, तब आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। आप लोगों को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। जो समझता है वही जीतता है। तो ये बात यहां बहुत साफ हो जाती है। महत्वपूर्ण महसूस करने की यह इच्छा सार्वभौमिक है। ये हर इंसान में है, हर उम्र में है, हर देश में है और हर पद पर है। इसे समझना ही लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की असली नींव है। यही वो आधार है जिस पर सारे मानवीय रिश्ते टिके हैं। लेकिन इस भूख को समझ लेना एक बात है। ये जानना कि लोग उसी के पास बार बार क्यों लौटते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है, ये एक और गहरी और रोचक बात है जिसे लेस गिबलिन अगले विचार में बहुत करीब से खोलते हैं। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां लेस गिबलिन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो बहुत सरल लगता है, लेकिन जिसका जवाब आपकी पूरी सोच बदल सकता है। वे कहते हैं कि जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। एक वो व्यक्ति है जिसके साथ बात करने के बाद आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जैसे आपके भीतर कुछ जाग गया हो। दूसरा वो व्यक्ति है जिसके साथ बात करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे आपसे कुछ छिन गया हो या आप किसी तरह छोटे हो गए हों। अब आप बताइए कि आप किसके पास बार बार जाना चाहेंगे? ये सवाल इतना सीधा है कि इसका जवाब देने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि वो उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो उसे अच्छा महसूस कराता है। यही वो सिद्धांत है जिसे लेस गिबलिन इस मुद्दे में बड़े विस्तार से समझाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम ये जानते हुए भी इस सिद्धांत को अपने व्यवहार में क्यों नहीं उतारते हैं। हम ये जानते हैं कि हम हमें अच्छा महसूस कराने वाले लोगों की तरफ खींचते हैं, फिर भी हम खुद दूसरों को अच्छा महसूस कराने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यही वो जगह है जहां लेस गिबलिन हमें रोकते हैं और कहते हैं कि इस बात को समझना और इसे जीना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। आइए पहले ये समझते हैं कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से आकर्षित होते हैं। ये बात लेस गिबलिन बहुत जोर देकर कहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सही तर्क देंगे, सही जानकारी देंगे और सही समय पर सही बात कहेंगे, तो लोग हमारी तरफ खिंचेंगे। लेकिन जिंदगी का अनुभव कुछ और कहता है। अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचिए। आपके सबसे ज्यादा अंक किस शिक्षक के विषय में आते थे? क्या उस शिक्षक के विषय में जिसका विषय सबसे आसान था, या उसके जो सबसे ज्यादा जानकार था? शायद नहीं। सबसे ज्यादा अंक उस शिक्षक के विषय में आते थे जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वे आपको कक्षा में महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। वे आपके सवाल को ध्यान से सुनते थे और आपकी गलती पर आपको शर्मिंदा नहीं करते थे। यही लेस गिबलिन का सिद्धांत है कि भावना पहले आती है और तर्क बाद में आता है। अब एक और गहरा उदाहरण लेते हैं। दुनिया के इतिहास में एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें शायद राजनीति में सबसे कुशल वक्ता नहीं माना जाता था, लेकिन वे लोगों के दिलों में इस तरह उतर गए जैसे कोई और नहीं उतरा। वे अब्राहम लिंकन हैं, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनके बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। लिंकन जब किसी से मिलते थे, चाहे वो कोई सैनिक हो, किसान हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, वे उस व्यक्ति की बात इस तरह सुनते थे जैसे उस पल में पूरी दुनिया में उसी की बात सबसे महत्वपूर्ण हो। वे बीच में नहीं बोलते थे, वे अपनी घड़ी नहीं देखते थे और न ही किसी और के बारे में सोचते थे। वे बस सुनते थे। जो व्यक्ति उनसे मिलकर वापस जाता था, वो अपने साथ क्या लेकर जाता था? वो एक एहसास लेकर जाता था। यह एहसास कि मेरी बात मायने रखती है। मेरा दुख, मेरी परेशानी और मेरी राय, ये सब किसी के लिए जरूरी हैं। लिंकन उस दौर में राष्ट्रपति थे जब अमेरिका गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। उस समय उन्हें लाखों लोगों का समर्थन चाहिए था और वो समर्थन उन्हें मिला। इसका कारण यह था कि लोगों को लगता था कि लिंकन उनकी परवाह करते हैं। लोगों को लगता था कि वे उनके लिए मायने रखते हैं। ये राजनीति की कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि एक गहरी मानवीय समझ थी। लेस गिबलिन यही समझ हम सबको देना चाहते हैं। अब एक पल के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब आप किसी से बात करते हैं और वो बार बार अपना फोन देखता है, तो आपको कैसा लगता है? एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? एक एहसास होता है कि मेरी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उस एहसास के बाद क्या होता है? आप उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे, बिना कुछ कहे और बिना कोई झगड़ा किए, आप बस उनसे दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ
जब कोई आपसे बात करते हुए अपना फोन एक तरफ रख देता है और आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी बात सुनता है, तब आप उस व्यक्ति के पास बार बार जाना चाहते हैं। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता, बस इसलिए कि उनके पास आपको अच्छा लगता है। यही लेस गिबलिन का वो सरल लेकिन गहरा अवलोकन है कि लोग उसी के पास बार बार लौटते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। अब इसे एक और कोण से सोचते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जानता है, जो सबसे तेज है और जो सबसे होशियार है, वही सबसे लोकप्रिय होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाला विद्यार्थी हमेशा सबसे लोकप्रिय नहीं होता है। दफ्तर में सबसे ज्यादा जानने वाला कर्मचारी हमेशा सबका चहेता नहीं होता है। किसी महफिल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा वो नहीं होता है जिसके आसपास सब जमा रहते हैं। तो फिर वो व्यक्ति कौन होता है? वह होता है जो दूसरों को अपनी उपस्थिति में विशेष महसूस कराता है। वो होता है जो आपसे बात करते हुए ये जताता है कि आप उसके लिए जरूरी हैं। वो होता है जिसके पास से उठकर जाने के बाद आप खुद को थोड़ा और बेहतर महसूस करते हैं। लेस गिबलिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि लोकप्रियता और प्रभावशीलता का रहस्य यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। रहस्य यह है कि आप दूसरों को अपनी उपस्थिति में कितना अच्छा महसूस कराते हैं। यह सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या पढ़ना लिखना और काबिलियत बनाना सब बेकार है? नहीं, लेस गिबलिन ये नहीं कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि काबिलियत जरूरी है, लेकिन काबिलियत के साथ अगर ये कला नहीं है तो काबिलियत आधी रह जाती है। खेल की दुनिया से एक उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे अपनी टीम के हर साथी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, चाहे वो टीम का सबसे कम अनुभवी खिलाड़ी ही क्यों न हो। जब कोई नया खिलाड़ी पहली बार राष्ट्रीय टीम में आता था, तब सचिन उसके पास खुद जाके बात करते थे। वे उसे सहज महसूस कराते थे और उसकी घबराहट को समझते थे। वे उसे ये एहसास दिलाते थे कि तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम काबिल हो। उन खिलाड़ियों ने बाद में बताया कि सचिन के उस व्यवहार ने उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया था। वे मैदान पर बेहतर खेले क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया गया था। सचिन तेंदुलकर को दुनिया भर में केवल उनके रनों और शतकों की वजह से प्यार नहीं किया जाता है। उन्हें इसलिए भी प्यार किया जाता है क्योंकि वे लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं। यही लेस गिबलिन का वो गहरा सत्य है जो इस मुद्दे की जड़ में है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं कि ये कोई जादुई गुण नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिला हो। ये एक कौशल है और कौशल सीखा जा सकता है। लेकिन इसे सीखने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे साथ क्या होता है जब कोई हमें अच्छा महसूस कराता है। जब कोई हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है, तब हमारे भीतर एक ऊर्जा जागती है। एक इच्छा जागती है कि इस व्यक्ति के लिए कुछ करें। एक विश्वास जागता है कि यह व्यक्ति हमारा अपना है। एक बार यह विश्वास जाग गया तो वो रिश्ता बहुत मजबूत बन जाता है। इसके विपरीत जब कोई हमें उपेक्षित महसूस कराता है, तब क्या होता है? हम खुद को समेट लेते हैं। हम अपनी राय नहीं देते हैं और अपनी पूरी क्षमता भी नहीं लगाते हैं। हम बस वही करते हैं जो बहुत जरूरी होता है और धीरे धीरे हम उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। ये कोई जानबूझकर किया गया निर्णय नहीं होता है, बल्कि ये स्वाभाविक होता है। जैसे एक पौधा धूप की तरफ मुड़ता है, वैसे ही इंसान उस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है जो उसे अच्छा महसूस कराता है। अब एक और जरूरी बात। लेस गिबलिन कहते हैं कि यह सिद्धांत सभी मानवीय संबंधों में काम करता है। ये घर में, दफ्तर में, दोस्ती में और व्यापार में हर जगह काम करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ किसी एक जगह लागू होती हो। एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोचिए। जब दोनों एक दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब उनका रिश्ता फलता फूलता है। लेकिन जब एक या दोनों एक दूसरे को उपेक्षित महसूस कराने लगते हैं, तब वही रिश्ता धीरे धीरे खोखला होने लगता है। कोई बड़ा झगड़ा या बड़ी घटना नहीं होती है, बस एक खालीपन आने लगता है। वो खालीपन उसी उपेक्षा से पैदा होता है। एक दफ्तर के बारे में सोचिए। जहां प्रबंधक अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है, वहां के कर्मचारी खुशी से काम करते हैं। वे घड़ी नहीं देखते हैं और अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं। वे कंपनी के लिए उतना ही सोचते हैं जितना खुद के लिए सोचते हैं। इसके विपरीत जहां कर्मचारियों को उपेक्षित महसूस कराया जाता है, वहां वे बस समय काटते हैं। यह फर्क किसी नीति का नहीं है, बल्कि उस एक भावना का है कि मैं मायने रखता हूं या नहीं। अब एक ऐसी बात करते हैं जो शायद आपने पहले इस तरह नहीं सोची होगी। लेस गिबलिन कहते हैं कि जो लोग दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, वे हर जगह लोकप्रिय होते हैं। लेकिन यह लोकप्रियता उन्हें बिना मांगे मिलती है। वे यह कोशिश नहीं करते कि उन्हें लोकप्रिय होना है।
वे बस ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करे और लोकप्रियता उनके पीछे पीछे चली आती है। यह एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जो लोकप्रियता के पीछे भागते हैं वे अक्सर इसे नहीं पाते हैं। जो दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं उन्हें लोकप्रियता खुद ब खुद मिल जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के बारे में ये बात बहुत सुनी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों के साथ बहुत आत्मीय रहते थे। एक बार उनकी कंपनी को कठिन दौर से गुजरना पड़ा और कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ा। लेकिन रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि हर निकाले गए कर्मचारी को उचित सहायता मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई न रुके और उनका सम्मान बना रहे। इस एक निर्णय ने यह असर दिखाया कि जो कर्मचारी कंपनी में रहे उनके मन में रतन टाटा के प्रति भावना और गहरी हो गई। उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के लिए हम मायने रखते हैं। इस भावना ने उन्हें ऐसे काम करने की प्रेरणा दी जो शायद किसी भी वेतन से नहीं मिल सकती थी। यही वो शक्ति है जिसकी बात लेस गिबलिन करते हैं। जब आप लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं तब आप केवल उनका दिन नहीं बनाते हैं, बल्कि आप उनके भीतर एक ऐसी भावना जगाते हैं जो उन्हें आपसे बांध देती है। अब थोड़ा रुककर सोचते हैं, क्या ये सब करना बहुत मुश्किल है? क्या इसके लिए कोई बड़ी तैयारी चाहिए? लेस गिबलिन कहते हैं कि नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। जब कोई बात करे तो उसे ध्यान से सुने। जब कोई कुछ करे तो उसे स्वीकार करें। जब कोई राय दे तो उसे गंभीरता से लें। जब कोई मिले तो उसे उसके नाम से बुलाएं। ये सब इतनी छोटी बातें हैं कि इनके लिए कोई अतिरिक्त समय या अतिरिक्त पैसा नहीं चाहिए। इसके लिए बस थोड़ी सी सजगता चाहिए। इसी सजगता में वो जादू छिपा है जिसकी बात लेस गिबलिन पूरे अध्याय में करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो इस पूरे विचार को और पक्का करती है। लेस गिबलिन कहते हैं कि यह सिद्धांत तब भी काम करता है जब आप खुद बहुत थके हुए हों, जब आप खुद मुश्किल में हों या जब आपका अपना दिन अच्छा न हो। इसका कारण यह है कि यह कोई नाटक नहीं है, बल्कि यह एक आदत है। आदत तब भी काम करती है जब मन नहीं होता है। जो लोग इस आदत को पक्का कर लेते हैं वे हर हाल में दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं। इसी वजह से वे हर हाल में लोगों के पसंदीदा बने रहते हैं। ये सोचकर देखिए कि आपकी जिंदगी में वो कौन व्यक्ति है जिसके पास आप हमेशा जाना चाहते हैं, जिसका फोन आते ही आप मुस्कुरा देते हैं, जिसके साथ घंटों बात करने के बाद भी मन नहीं भरता है। क्या वो व्यक्ति दुनिया का सबसे होशियार इंसान है? शायद नहीं, लेकिन वो जरूर वो इंसान है जो आपको अपनी उपस्थिति में अच्छा महसूस कराता है। अब दूसरी तरफ सोचिए कि आप दूसरों के लिए कैसे हैं। क्या आपके साथ बात करने के बाद लोग बेहतर महसूस करते हैं? ये सवाल कठिन है, लेकिन यही सबसे जरूरी सवाल है। लेस गिबलिन का यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। लोकप्रियता और प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों को अपनी उपस्थिति में कितना अच्छा महसूस कराते हैं। यही वो सूत्र है जो हर सफल रिश्ते, हर सफल नेतृत्व और हर सफल व्यक्तित्व की बुनियाद में होता है। जब ये बात पक्की हो जाती है तब एक और सवाल उठता है जो बहुत जरूरी है। अगर दूसरों को अच्छा महसूस कराना इतना जरूरी है तो इसके विपरीत उन्हें उपेक्षित महसूस कराना या उन्हें नजरअंदाज करना आखिर रिश्तों और जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचाता है। यह लेस गिबलिन आगे बहुत गहराई से बताते हैं। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे ये सब सुनते हैं, समझते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। वे इस कला के साथ पैदा होते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो ये गुण है ही नहीं। यही वो सोच है जिसे लेस गिबलिन इस मुद्दे में सीधे चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह धारणा बिल्कुल गलत है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ईश्वर ने कुछ खास लोगों को देकर भेजा हो और बाकी सबको न दिया हो। ये एक कौशल है। कौशल सीखा जाता है, कौशल अभ्यास से आता है और कौशल जागरूकता से बनता है। ये बात सुनकर राहत मिलती है ना? इसका अर्थ यह है कि अगर आप आज ये कला नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। आप इसे सीख सकते हैं और आप इसे अपना सकते हैं। एक बार जब ये आपकी आदत बन जाती है तब ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहां असली बात तो अभी बाकी है। पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बाजार में दो दुकानें थीं जो एक ही तरह का सामान बेचती थीं। एक दुकान पर सामान थोड़ा सस्ता था और दूसरी दुकान पर थोड़ा महंगा था। अब आप सोचेंगे कि लोग सस्ती दुकान पर ज्यादा जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। महंगी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी और सस्ती दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम थी। इसका कारण क्या था? महंगी दुकान का मालिक हर ग्राहक को नाम से जानता था। जब कोई आता तब वो मुस्कुराकर कहता, अरे आप आए, बहुत अच्छा हुआ।
वो ग्राहक की ज़रूरत पूछता, उसकी राय लेता और उसे ये महसूस कराता कि उसका फैसला सबसे सही है। ग्राहक जब दुकान से बाहर निकलता तब उसे लगता कि वो यहाँ सिर्फ सामान लेने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ कुछ और भी पा गया है। सस्ती दुकान पर क्या होता था? वहाँ मालिक बस अपना काम करता था। ग्राहक आया, उसने सामान दिया, पैसे लिए और ग्राहक चला गया। वहाँ न कोई नाम था, न कोई मुस्कान थी, न कोई राय मांगी जाती थी और न ही कोई महत्व दिया जाता था। लेस गिबलिन यही उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक साधारण दुकानदार और एक सफल विक्रेता में यही अंतर होता है। साधारण दुकानदार केवल सामान बेचने पर ध्यान देता है। सफल विक्रेता ग्राहक को यह एहसास दिलाता है कि उसकी राय, उसकी पसंद और उसका निर्णय महत्वपूर्ण है। ग्राहक उसी दुकान पर बार बार जाता है जहां उसे महत्व दिया जाता है, भले ही वहां का सामान थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। यह उदाहरण बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरी सच्चाई है। वो सच्चाई यह है कि लोग केवल वस्तु नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे अनुभव खरीदते हैं। वे उस एहसास को खरीदते हैं जो उन्हें उस दुकान पर मिलता है। आइए अब इसे थोड़ा और विस्तार देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वे ऐसा कैसे करते हैं? क्या वे कोई खास तरकीब जानते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? लेस गिबलिन कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बस कुछ विशेष आदतें अपनाई हैं। ये उन्होंने जानबूझकर किया हो या अनजाने में, उन्हीं आदतों ने उन्हें वैसा बना दिया है जैसे वे आज हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप उन्हीं आदतों को पहचानें और उन्हें अपनाएं, तो आप भी वही परिणाम पा सकते हैं। ये बात इतनी सीधी है। अब एक और कोण से सोचते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि व्यक्तित्व जन्म के साथ तय हो जाता है। कुछ लोग मिलनसार पैदा होते हैं और कुछ अंतर्मुखी होते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं और कुछ नहीं करा पाते हैं। लेकिन लेस गिबलिन इस मान्यता को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग आज स्वाभाविक रूप से दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, उन्होंने ये कला जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सीखी है। शायद उनके परिवार में ऐसा माहौल था, शायद किसी गुरु ने उन्हें यह सिखाया था, या शायद जीवन के किसी अनुभव ने उन्हें यह बात समझाई थी। लेकिन ये कला उनके भीतर जन्म से नहीं आई थी। इसीलिए आप भी इसे सीख सकते हैं। दुनिया के संगीत जगत में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यह साबित किया कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि अभ्यास और सजगता से आती है। वे यो-यो मा हैं, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चेलो वादकों में से एक हैं। यहाँ जो बात कम जानी जाती है वो ये है कि यो-यो मा को न केवल उनके संगीत के लिए, बल्कि उनके व्यवहार के लिए भी उतना ही सम्मान मिलता है। यो-यो मा के बारे में उनके साथी संगीतकारों ने बताया है कि वे हर व्यक्ति के साथ एक जैसे पेश आते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार हो या मंच पर काम करने वाला एक साधारण कर्मचारी हो। वे हर किसी को नाम से बुलाते हैं, वे हर किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और वे हर किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति मायने रखती है। एक बार एक कार्यक्रम में मंच के पीछे काम करने वाले एक युवा ने उनसे बात की थी। बाद में उसने कहा कि यो-यो मा ने उससे इस तरह बात की जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। उस युवा ने कहा कि उस दिन के बाद उसने यह तय किया कि वो संगीत की दुनिया में आगे जाएगा, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया था। यह बस एक पल की बात थी, लेकिन इस एक पल ने एक जिंदगी बदल दी। अब सवाल यह है कि क्या यो-यो मा ये सब करने के लिए ही पैदा हुए थे? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने ये कला सीखी, उन्होंने इसे अपनी आदत बनाया और आज ये उनके व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यही बात लेस गिबलिन हम सबको बताना चाहते हैं। अब एक और गहरी बात पर विचार करते हैं। कौशल और जन्मजात गुण में क्या फर्क होता है? जन्मजात गुण वो होता है जो आपके पास या तो है या नहीं है और आप उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कौशल वो होता है जिसे आप न होने पर भी सीख सकते हैं। सीखने के बाद वो गुण आपका अपना हो जाता है। तैरना एक कौशल है। कोई भी इंसान तैरना जानता हुआ पैदा नहीं होता है, लेकिन एक बार सीख लेने पर यह उसकी आदत बन जाती है। साइकिल चलाना भी एक कौशल है। पहली बार हम गिरते हैं, फिर खुद को संभालते हैं और फिर चलाने लगते हैं। एक दिन हम बिना सोचे ही साइकिल चलाने लगते हैं। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना भी इसी तरह का एक कौशल है। पहले इसे जानबूझकर करना पड़ता है। पहले ये याद रखना पड़ता है कि हमें ये करना है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और एक दिन ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। तो फिर इस कौशल को कैसे सीखते हैं? लेस गिबलिन कहते हैं कि इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। यह जागरूकता कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। यह जागरूकता कि मेरे व्यवहार से उसे कैसा महसूस होगा। ये जागरूकता कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो उसे महत्वपूर्ण महसूस करा रहा है या उपेक्षित। बस इतनी सी जागरूकता ही काफी है। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदलने लगती है।
अब एक और दृष्टिकोण से सोचते हैं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि दूसरों को महत्व देने के लिए बहुत समय और बहुत ऊर्जा चाहिए, लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं कि यह सच नहीं है। इस कौशल को सीखने और इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं देना है। बस वही बातचीत जो आप पहले से करते हैं उसे थोड़ा अलग तरीके से करना है। जब आप किसी से मिलें तब उसके नाम का इस्तेमाल करें। जब कोई बोले तब उसकी बात बीच में न काटें। जब कोई कुछ अच्छा करे तब उसे इसके बारे में बताएं। जब किसी की कोई राय हो तब उसे सुनें और उस पर विचार करें। ये सब काम अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल उस व्यवहार में थोड़ा और ध्यान देने की बात है जो आप पहले से ही करते आ रहे हैं। इसी थोड़े से ध्यान में वो जादू छिपा है जो आपके सारे रिश्तों को बदल सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार साहित्य की दुनिया से। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे जब भी किसी से मिलते थे, चाहे वो कोई बड़ा विद्वान हो या कोई साधारण किसान, वे उस व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष ढूंढ लेते थे। वे उस विशेषता को सामने वाले व्यक्ति को दिखाते थे। वे उसे बताते थे कि तुम्हारे भीतर ये गुण है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कोई झूठी तारीफ नहीं होती थी, ये एक गहरी दृष्टि थी जो हर इंसान में कुछ मूल्यवान देखती थी। जिसे भी ये दृष्टि मिलती थी वो व्यक्ति एक अजीब सी ऊर्जा से भर जाता था। क्या टैगोर ये स्वभाव लेकर पैदा हुए थे? शायद उनमें ये संवेदनशीलता पहले से थी, लेकिन उन्होंने इसे और निखारा, इसे और गहरा किया और जानबूझकर इसे अपने व्यवहार में उतारा। यही कौशल है। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं जिसे लेस गिबलिन इस मुद्दे में उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह कौशल केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी उतना ही जरूरी है। इन दोनों क्षेत्रों में जो लोग इस कौशल को जानते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो इसे नहीं जानते वे पीछे रह जाते हैं। व्यापार में वही विक्रेता सफल होता है जो ग्राहक को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। दफ्तर में वही मैनेजर आगे जाता है जो अपनी टीम को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। राजनीति में वही नेता टिकता है जो जनता को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। कला में वही कलाकार लोगों के दिलों में जगह बनाता है जो दर्शकों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। ये एक सार्वभौमिक नियम है और ये नियम सीखा जा सकता है। अब एक बात और है जो इस पूरे विचार को पक्का करती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को महत्व देंगे तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। जैसे महत्व देना और खुद का महत्व खोना एक ही बात हो, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। लेस गिबलिन कहते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना और खुद महत्वपूर्ण होना, ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। जो व्यक्ति दूसरों को महत्व देता है, लोग उसे और ज्यादा महत्व देते हैं। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़े फायदे का सौदा है। इसका कारण यह है कि जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब वो व्यक्ति आपको अपना मानने लगता है। जो आपको अपना मानता है, वो आपके लिए वो सब कुछ करता है जो शायद कोई और कभी नहीं करता। यही व्यापार में होता है, यही दोस्ती में होता है, यही घर में होता है और यही हर जगह होता है। अब एक और कोण पर ध्यान देते हैं। क्या ये कौशल सीखना कठिन है? लेस गिबलिन कहते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत सरल है। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप ऐसा करेंगे। बस ये एक निर्णय ही काफी है। इसके बाद एक एक छोटी आदत जोड़ते जाना है। पहली आदत यह है कि जब कोई बात करे तब आप उसे पूरी तरह सुनें। सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उसे सच में सुनें। दूसरी आदत यह है कि जब कोई कुछ अच्छा करे तब उसे तुरंत इसके बारे में बताएं। तीसरी आदत यह है कि जब किसी से राय मांगनी हो तब सच में उसकी राय लें, सिर्फ पूछने के लिए न पूछें। चौथी आदत यह है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढें और उसे वो गुण दिखाएं। ये 4 आदतें ही काफी हैं। यही 4 आदतें आपके सारे रिश्ते, आपका पूरा व्यवसाय और आपकी पूरी सामाजिक जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी चेतावनी भी है। लेस गिबलिन कहते हैं कि यह कौशल तभी काम करता है जब यह ईमानदारी से किया जाए। अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करते हैं या आपके मन में कोई और इरादा है, तो सामने वाला व्यक्ति इसे भांप लेता है। इंसान बहुत संवेदनशील होता है। वो झूठी और सच्ची तारीफ में फर्क जानता है। इसलिए ये कौशल सीखने के साथ साथ इसे ईमानदारी से जीना भी उतना ही जरूरी है। ये ईमानदारी तब आती है जब आप सच में ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब आप सच में ये मानते हैं कि उसकी राय, उसकी भावना और उसका अस्तित्व मायने रखता है। जब ये विश्वास दिल से आता है, तब आपका व्यवहार खुद ब खुद बदल जाता है। तब ये कोई कौशल नहीं रह जाता, बल्कि ये आपका स्वभाव बन जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी बात का सार यह है कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना कोई जादुई गुण नहीं है जो जन्म से मिलता हो। यह एक कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। जो लोग आज ये कला जानते हैं, उन्होंने इसे कहीं ना कहीं से सीखा है। जो नहीं जानते हैं,
वे इसे आज से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत जीवन में भी काम करता है और व्यावसायिक जीवन में भी। अब जब ये साफ हो गया है कि ये कौशल है और इसे सीखा जा सकता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि उपेक्षा यानी किसी को नजरअंदाज करना आखिर किस तरह से रिश्तों और जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। ये नुकसान इतना गहरा क्यों होता है कि लोग इसे कभी नहीं भूलते हैं? दोस्तों, एक पल के लिए अपने जीवन के किसी पुराने दर्द को याद करिए। कोई ऐसा पल जो अभी भी थोड़ा चुभता है, कोई ऐसी बात जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। अब सोचिए कि वो दर्द किस वजह से था। क्या किसी ने आपसे झगड़ा किया था? क्या किसी ने आपसे असहमति जताई थी? या क्या किसी ने आपको नजरअंदाज किया था? अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जो दर्द सबसे गहरा होता है और जो घाव सबसे देर तक नहीं भरता है, वो झगड़े से नहीं आता है, वो असहमति से भी नहीं आता है, वह उपेक्षा से आता है। वो इस एहसास से आता है कि मैं था ही नहीं और मेरे होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वो बात है जिसे लेस गिबलिन इस मुद्दे में बड़ी स्पष्टता और गहराई से कहते हैं। यह बात एक चेतावनी की तरह है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो चाहता है कि उसके रिश्ते टिकें, उसके संबंध मजबूत रहें और उसके आसपास के लोग उसके साथ दिल से जुड़े रहें। उपेक्षा मानवीय संबंधों में सबसे बड़ी भूल है। ये वाक्य पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई को समझने के लिए जरा रुककर सोचना होगा। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोग आपकी बहुत सी बातें माफ कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की तो वे उसे माफ कर सकते हैं। अगर आप उनसे असहमत हुए तो वे उसे भी माफ कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई कड़वी बात कही तो वे उसे भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें उपेक्षित महसूस कराया, अगर आपने उन्हें नजरअंदाज किया और अगर आपने उनके अस्तित्व को इस तरह देखा जैसे उनका होना कोई मायने नहीं रखता हो, तो वे इसे कभी नहीं भूलते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक दफ्तर की कल्पना करिए। एक ऐसा दफ्तर जहां एक बहुत काबिल और अनुभवी प्रबंधक है। वो अपने काम में माहिर है, उसे सब कुछ पता है, वो हर प्रक्रिया को समझता है और हर चुनौती का सामना करना जानता है। लेकिन उसकी एक आदत है, जब उसका कोई कर्मचारी कोई काम पूरा करता है तब वो उसे स्वीकार नहीं करता है। जब कोई कर्मचारी कोई सुझाव देता है तब वो उसकी राय नहीं लेता है। जब कोई कर्मचारी मेहनत करता है तब वो उसके योगदान को अनदेखा कर देता है। बस काम होता रहता है, लेकिन किसी के लिए कोई मान्यता, कोई स्वीकृति और कोई महत्व नहीं होता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि ऐसा प्रबंधक भले ही तकनीकी रूप से कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उसकी टीम कभी पूरी लगन से काम नहीं करती है। कर्मचारी वहां काम तो करते हैं, लेकिन बस समय काटने के लिए। वे घड़ी देखकर चलते हैं। वे उतना ही करते हैं जितना बहुत जरूरी होता है। वे उससे एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनका किया हुआ काम किसी के लिए मायने नहीं रखता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसकी मेहनत करना और न करना बराबर है, तो वो मेहनत करना क्यों चुनेगा? इसके विपरीत जो प्रबंधक छोटी छोटी बातों पर भी अपने कर्मचारी को यह एहसास दिलाता है कि उसका योगदान मायने रखता है, उसकी टीम स्वेच्छा से अतिरिक्त प्रयास करती है। वे घड़ी नहीं देखते हैं, वे खुद सोचते हैं कि इस काम को और कैसे बेहतर किया जाए। वे कंपनी की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। यही फर्क है। यह फर्क किसी नीति, किसी नियम या किसी वेतन का नहीं है। यह फर्क उस एक एहसास का है कि मैं मायने रखता हूं या नहीं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। उपेक्षा क्यों इतनी घातक होती है? क्योंकि ये मूक होती है। ये शोर नहीं करती है। ये सीधे ये नहीं कहती कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, बल्कि ये बस चुपचाप ये संदेश देती रहती है। जब ये संदेश बार बार मिलता है, तब धीरे धीरे बिना किसी बड़े झगड़े या बिना किसी बड़ी घटना के रिश्ता अंदर से खोखला होने लगता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक पेड़ की जड़ों को कोई कीड़ा धीरे धीरे खा रहा हो। ऊपर से पेड़ हरा भरा दिखता है, लेकिन एक दिन अचानक वो गिर जाता है। लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया। वहां न कोई तूफान था और न ही कोई बड़ी आपदा थी। असल में वो तो अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला होता रहा था। उपेक्षा भी ठीक इसी तरह काम करती है। ये रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अब एक प्रसिद्ध उदाहरण से इसे समझते हैं। स्वीडन के महान फिल्म निर्देशक इंगमार बर्गमान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब वे छोटे थे तब उनके पिता उन्हें कभी महत्व नहीं देते थे। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनकी रुचियों को अनदेखा किया जाता था और उनके विचारों को तुच्छ समझा जाता था। बर्गमान ने बाद में अपने संस्मरणों में लिखा था कि यह उपेक्षा उनके लिए किसी भी शारीरिक दंड से ज्यादा दर्दनाक थी।
वे कहते थे कि एक बच्चे को डांटना, सजा देना या यहां तक कि मारना भी उतना नहीं तोड़ता है जितना ये एहसास तोड़ देता है कि तुम दिखते ही नहीं हो। उनकी पूरी कला उसी एक घाव की अभिव्यक्ति थी। यह उदाहरण बताता है कि उपेक्षा का असर कितना गहरा होता है। ये सिर्फ उस पल का दर्द नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसी छाप छोड़ती है जो जिंदगी भर साथ रहती है। लेस गिबलिन यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा है, तब वो न केवल नाराज होता है, बल्कि वो सहयोग करना भी बंद कर देता है। ये सहयोग का बंद होना बहुत धीरे धीरे होता है। पहले वो कम बोलने लगता है, फिर वो अपनी राय देना बंद कर देता है, फिर वो वही करता है जो उससे कहा जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता है। एक दिन वो या तो चला जाता है या वहीं रहकर भी मानसिक रूप से दूर हो जाता है। ये सिद्धांत घर में भी उतना ही काम करता है जितना दफ्तर में करता है। ये दोस्ती में भी उतना ही काम करता है जितना व्यापार में करता है। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो घर आकर अपनी मां को दिन भर की बातें बताता है। पहले दिन मां उसकी बात सुनती है, दूसरे दिन मां थोड़ी व्यस्त होती है, तीसरे दिन मां फोन पर बात करने लगती है, चौथे दिन मां कहती है कि बाद में बताना, पांचवें दिन वो बच्चा कुछ भी नहीं बताता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे महसूस हो गया कि उसकी बातें मायने नहीं रखती हैं। वो बच्चा अगले दिन भी कुछ नहीं बताएगा और उसके अगले दिन भी नहीं। एक दिन मां को पता चलेगा कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें किसी और से बांटता है, उनसे नहीं। वहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था और कोई कड़वी बात भी नहीं कही गई थी, लेकिन उपेक्षा ने चुपचाप उस रिश्ते को बदल दिया था। यही वो शांत लेकिन घातक असर है जिसकी बात लेस गिबलिन करते हैं। अब एक और कोण पर विचार करते हैं। क्या उपेक्षा हमेशा जानबूझकर की जाती है? नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग अनजाने में दूसरों की उपेक्षा करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैं इस व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहा हूं। वे बस व्यस्त होते हैं, थके हुए होते हैं या अपनी ही जिंदगी में डूबे होते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या महसूस होता है? वो ये नहीं जानता कि आप व्यस्त हैं या थके हुए हैं। वो बस ये महसूस करता है कि उसे देखा नहीं गया है। यह एहसास चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर उतना ही दर्दनाक होता है। इसीलिए लेस गिबलिन कहते हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है। ये जागरूकता कि मेरे आसपास के लोग मायने रखते हैं। यह जागरूकता कि उनकी उपस्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। यह जागरूकता कि अगर मैं उन्हें नहीं देखता हूं तो वे खुद को अदृश्य महसूस करते हैं। अदृश्य महसूस करना सबसे बड़ा अकेलापन है। खेल की दुनिया से एक और उदाहरण लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान तैराक यान थॉर्प के जीवन में एक बहुत मार्मिक पक्ष है। सफलता के शिखर पर होते हुए भी वे अंदर से टूटे हुए थे। बाद में उन्होंने बताया था कि उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब उन्हें लगता था कि लोग उनसे नहीं बल्कि उनके पदकों से प्यार करते हैं। लोग उनके प्रदर्शन को देखते थे, लेकिन उस इंसान को कोई नहीं देखता था जो उन पदकों के पीछे था। ये एक बहुत गहरी उपेक्षा थी। यह भीड़ में अकेले होने की उपेक्षा थी। थॉर्प ने कहा था कि जब उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें पदकों के बिना बस एक इंसान के रूप में देखा और महत्व दिया, तब उनकी जिंदगी बदल गई। वह महत्व तैराकी के किसी भी पदक से बड़ा था। यह उदाहरण बताता है कि उपेक्षा केवल असफल लोगों को ही नहीं होती है, यह सफल लोगों को भी उतनी ही तकलीफ देती है। लेस गिबलिन कहते हैं कि उपेक्षा का एक और रूप है जिसे हम अक्सर नहीं पहचानते हैं। यह है किसी की बात सुनना लेकिन उस पर ध्यान न देना है। यह किसी के काम को देखना लेकिन उसे स्वीकार न करना है। यह किसी के साथ होना लेकिन उसे यह महसूस न होने देना है कि आप वास्तव में वहां हैं। यह आधी उपस्थिति सबसे चालाक उपेक्षा है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं तो वहां था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता होता है कि आप शारीरिक रूप से वहां थे पर मानसिक रूप से नहीं। यह आधी उपस्थिति पूरी अनुपस्थिति से ज्यादा तकलीफदेह होती है। पूरी अनुपस्थिति में कम से कम यह स्पष्ट होता है कि आप नहीं आए, लेकिन आधी उपस्थिति में यह उलझन होती है कि आप आए तो सही पर फिर भी आपने मुझे नहीं देखा। यह उलझन धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। अब एक जरूरी सवाल यह है कि क्या हम खुद किसी की उपेक्षा करते हैं? क्या हमारे व्यवहार में कोई ऐसी आदत है जो दूसरों को अनजाने में यह संदेश दे रही हो कि वे मायने नहीं रखते हैं? यह सवाल असुविधाजनक है, लेकिन यही वो सवाल है जो लेस गिबलिन हमसे पूछवाना चाहते हैं। क्या आप खाने की मेज पर तब फोन देखते हैं जब परिवार साथ बैठा हो? क्या आप किसी की बात के बीच में ही दूसरी तरफ देखने लगते हैं? क्या आप किसी के काम की तारीफ करना भूल जाते हैं? क्या आप किसी की राय मांगते हैं लेकिन फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं? ये सब उपेक्षा के छोटे छोटे रूप हैं। ये छोटे रूप मिलकर एक बड़ी खाई बना देते हैं।
लेस गिबलिन यहाँ एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देना जरूरी है, उसे देखना और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना जरूरी है। यही स्वीकृति संबंधों को जीवित रखती है। जब आप किसी को नोटिस करते हैं और उसे यह बताते हैं कि तुम यहाँ हो और तुम्हारा होना मायने रखता है, तब आप उस रिश्ते में एक नई जान डाल देते हैं। इसके लिए किसी बड़े इशारे की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए बस इस ध्यान की जरूरत होती है कि सामने वाला व्यक्ति वहां है और उसका होना महत्वपूर्ण है। लेस गिबलिन कहते हैं कि उपेक्षा केवल व्यक्तिगत संबंधों को ही नहीं तोड़ती है, ये संगठनों, समुदायों और समाजों को भी तोड़ती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी राय नहीं सुनी जाती है या उनके योगदान को नहीं माना जाता है, तब वे उस समूह से कट जाते हैं। जब लोग कट जाते हैं, तब कोई भी तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए उपेक्षा सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक समस्या है। इसीलिए लेस गिबलिन इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठाते हैं। तो इस पूरी बात का सार यह है कि उपेक्षा एक शांत लेकिन घातक शत्रु है। ये चुपचाप काम करती है और बिना किसी शोर के रिश्तों तथा उत्साह को खत्म कर देती है। दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देना और उसके अस्तित्व को स्वीकार करना ही वो एकमात्र रास्ता है जो इस घातक असर को रोकता है। यही वो तरीका है जो रिश्तों में ऊर्जा और गर्माहट बनाए रखता है। उपेक्षा से बचना और दूसरों को महत्व देना सीखना एक बात है, लेकिन यह महत्व देना वास्तव में कैसे किया जाए? इसके लिए कौन से छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं? लेस गिबलिन आगे इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां सारी बातें व्यवहार में उतरती हैं। हमने समझा कि उपेक्षा कितनी घातक होती है। हमने देखा कि लोग उसी के पास लौटते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। हमने जाना कि ये एक सीखने योग्य कौशल है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाए? कहां से शुरुआत करें? क्या इसके लिए कोई बड़ा बदलाव चाहिए? लेस गिबलिन का जवाब बहुत सरल है और इसीलिए बहुत शक्तिशाली भी है। वे कहते हैं कि नहीं, इसके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, कोई बड़ा उपहार नहीं चाहिए, कोई भव्य इशारा नहीं चाहिए और न ही कोई लंबा भाषण चाहिए। इसके लिए बस कुछ छोटी छोटी आदतें चाहिए जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सहज तरीके से अपनाया जा सकता है। इन छोटी आदतों का मिला जुला असर इतना बड़ा होता है कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आइए पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं जो इस पूरे मुद्दे को एकदम साफ कर देगी। एक बाजार में एक व्यापारी था जो कपड़े बेचता था। उसकी दुकान पर सामान कोई असाधारण नहीं था। उसके पास कोई ऐसा खास माल भी नहीं था जो और कहीं न मिले, लेकिन उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और जो एक बार आता था वो बार बार आता था। उसका राज क्या था? उसकी एक आदत थी, वह हर ग्राहक का नाम याद रखता था। जब कोई दूसरी बार आता तब वो उसे नाम से बुलाता था। वो कहता था, अरे रमेश भाई, आज कैसे आना हुआ? आपके परिवार में सब ठीक है ना? या फिर वो कहता था, सुनीता जी, पिछली बार जो साड़ी आपने ली थी वो रंग आप पर बहुत जचता है, आज कुछ नया देखना चाहेंगी क्या? बस इतना ही, नाम याद रखना और उस नाम का इस्तेमाल करना। इस एक आदत ने उस व्यापारी को अपने पूरे इलाके में सबसे लोकप्रिय और सफल बना दिया था। इसका कारण यह था कि जब कोई ग्राहक उस दुकान से बाहर निकलता था तब उसे एक एहसास होता था, यह एहसास कि यहां मुझे पहचाना जाता है, यहां मैं सिर्फ एक और चेहरा नहीं हूं, यहां मेरा नाम है, मेरी पहचान है और मैं मायने रखता हूं। यही लेस गिबलिन का वह उदाहरण है जिसे वे इस मुद्दे में बड़े प्रभावशाली तरीके से देते हैं। वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और बातचीत में उसका उपयोग करना उसे गहरे स्तर पर महत्वपूर्ण महसूस कराता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। अब सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई आपका नाम लेता है तब क्या होता है? आपके कान खड़े हो जाते हैं और आपका ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है। आपको एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि आपका नाम ही आपकी पहचान है। आपका नाम वो धागा है जो आपको आपसे जोड़ता है। जब कोई आपके उस धागे को पकड़कर आपसे बात करता है तब आप खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। लेस गिबलिन कहते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के तरीके बहुत हैं। हर तरीका छोटा और सरल है, लेकिन हर तरीके का असर गहरा है। नाम याद रखने के अलावा भी कई ऐसी आदतें हैं जो ये काम करती हैं। जैसे कि किसी की बात ध्यान से सुनना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है,
लेकिन असल में ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ा उपहार है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तब आप उसे ये बताते हैं कि तुम जो कह रहे हो वह मेरे लिए ज़रूरी है। तुम्हारे विचार मायने रखते हैं और तुम्हारा अनुभव मायने रखता है। यह एहसास बहुत गहरा होता है। इसके विपरीत जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप कहीं और देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या महसूस होता है? वो महसूस करता है कि उसकी बात मायने नहीं रखती है। ये एहसास उसे भीतर से तोड़ता है। इसलिए जब भी कोई आपसे बात करे उसे अपना पूरा ध्यान दें। बस यह एक आदत उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाती है। एक और तरीका है किसी के काम की सच्ची तारीफ करना। यहां एक जरूरी बात है कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए। झूठी तारीफ को लोग भांप लेते हैं और वो उल्टा असर करती है। लेकिन जब आप किसी के काम में कुछ अच्छा देखते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं, तब वो व्यक्ति एक ऐसी ऊर्जा से भर जाता है जो उसे और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये तारीफ तुरंत दें। जब आपको लगे कि किसी ने अच्छा काम किया है तो उसी पल कहें। बाद में याद रखकर कहने से उसका असर कम हो जाता है। उसी पल की सच्ची और सटीक तारीफ उस व्यक्ति के दिल में एक स्थायी छाप छोड़ती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध विचारक एलिजाबेथ कुबलर-रॉस के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे अपने हर मरीज के साथ ऐसे बैठती थीं जैसे उस पल में पूरी दुनिया में केवल वही एक व्यक्ति हो। वे उनका हाथ थामती थीं, उनकी आंखों में देखती थीं और उनकी हर बात को उस गहराई से सुनती थीं जैसे वो बात किसी महान ग्रंथ का हिस्सा हो। उनके पास आने वाले लोग अक्सर बहुत डरे हुए, बहुत अकेले और बहुत टूटे हुए होते थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद वे एक अजीब सी शांति महसूस करते थे। वे कहते थे कि पहली बार किसी ने उन्हें सच में सुना है। एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने बस ध्यान से सुना था। उन्होंने बस उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाया था कि वो अकेला नहीं है, उसकी बात मायने रखती है और वो महत्वपूर्ण है। इस एक आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित चिकित्सकों में से एक बना दिया। यही लेस गिबलिन का सिद्धांत है, छोटी बातें लेकिन बड़े असर। एक और कोण पर ध्यान दें, किसी से उसकी राय मांगना। यह भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी से उसकी राय मांगते हैं तब आप उसे ये बताते हैं कि तुम्हारा सोचना मायने रखता है, तुम्हारा अनुभव काम का है और तुम्हारी बात में कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। यह एहसास बहुत गहरा होता है क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमारी राय की कद्र हो। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है, जब आप राय मांगें तो उसे सच में सुने। अगर आपने राय मांगी और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये उल्टा असर करता है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय मांगी तो गई लेकिन वो मायने नहीं रखती है। यह उपेक्षा का ही एक और रूप बन जाता है। इसलिए राय मांगें, उसे सच में सुने और जहां तक हो सके उस पर विचार करें। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण छोटी आदत है किसी छोटी सी बात को याद रखना और बाद में उसका जिक्र करना। जैसे अगर किसी ने एक बार बताया कि उसके बच्चे की परीक्षा है तो अगली बार मिलने पर यह पूछना कि बच्चे की परीक्षा कैसी रही। या अगर किसी ने बताया कि वो किसी खास काम में लगा हुआ है तो बाद में पूछना कि वो काम कैसे पूरा हुआ। यह बहुत छोटी बात है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आपने उसकी बात को ध्यान में रखा और उसे याद किया। ये याद रखना ही इस बात का सबूत है कि वो आपके लिए मायने रखता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है, जो महीनों बाद भी पूछता है कि वो काम कैसा रहा जो आपने उसे बताया था? क्या उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में एक खास जगह नहीं है? क्या आप उस व्यक्ति के पास जाने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं? यही वो जादू है और यह जादू केवल याद रखने की एक छोटी सी आदत से आता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं जो इस पूरे विचार को और जीवंत कर देगा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के बारे में यह बात बहुत जानी जाती है कि वे जिससे भी मिलते थे उसे यह एहसास दिलाते थे कि वो व्यक्ति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वे उस व्यक्ति की छोटी छोटी बातें याद रखते थे। अगर किसी ने एक बार कोई बात कही होती तो पियरे ट्रूडो उसे बहुत बाद में भी याद करते और उस पर चर्चा करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी बातें होती हैं, आप इन सब बातों को कैसे याद रखते हैं? पियरे ट्रूडो ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जब मैं किसी से बात करता हूं तब उस पल में वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो महत्वपूर्ण होता है उसे याद रखना मुश्किल नहीं होता है। ये एक बहुत सुंदर बात है और इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। जब आप सच में किसी को महत्वपूर्ण मानते हैं तब उसकी बातें खुद ब खुद याद रहती हैं। जब उसकी बातें याद रहती हैं और आप उन्हें बाद में दोहराते हैं तब वो व्यक्ति अंदर से एक अजीब सी गर्माहट महसूस करता है।
यही वो संचयी असर है जिसकी बात लेस गिबलिन करते हैं। एक एक छोटी बात मिलकर एक बहुत बड़ा रिश्ता बनाती है। लेस गिबलिन कहते हैं कि इन छोटी आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन समय के साथ ये इतना गहरा होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। एक बूंद पानी के बारे में सोचिए। एक बूंद पानी अगर पत्थर पर गिरे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर बूंद बूंद करके पानी उसी जगह गिरता रहे तो एक दिन उस पत्थर में भी निशान बन जाता है। यही इन छोटी आदतों का असर है। एक बार किसी का नाम लेने से शायद बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन हर बार उसका नाम लेने से, हर बार उसकी बात सुनने से और हर बार उसकी छोटी सी बात याद रखने से जो असर बनता है वो पत्थर पर पड़े निशान की तरह स्थायी होता है। यही वो संचयी प्रभाव है जो लेस गिबलिन के इस मुद्दे की जड़ में है। इन छोटी आदतों में से एक और बहुत महत्वपूर्ण आदत है किसी के काम को स्वीकार करना। जब कोई आपके लिए कुछ करे, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, तो उसे बताएं कि आपने देखा है। उन्हें धन्यवाद कहें। कहें कि ये आपने अच्छा किया और इससे मुझे बहुत मदद मिली। ये एक बहुत सरल काम है, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता और काम को स्वीकार नहीं किया जाता तो करने वाले को कैसा लगता है? उसे लगता है कि उसका काम किसी को दिखा ही नहीं। ये एहसास धीरे धीरे उसे उस काम से और उस रिश्ते से दूर कर देता है। इसीलिए स्वीकार करना एक बहुत ज़रूरी आदत है। लेस गिबलिन कहते हैं कि तारीफ जितनी विशिष्ट होगी वो उतनी ही ज़्यादा असरदार होगी। अगर आप किसी को बस इतना कहें कि अच्छा किया तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जिस तरह से आपने उस मुश्किल परिस्थिति को संभाला वो वाकई तारीफ के काबिल था, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विशिष्ट तारीफ ये बताती है कि आपने सच में ध्यान दिया है और आपकी तारीफ खोखली नहीं है। भारत के प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वे अपने हर शिष्य की एक विशेष खूबी ढूंढते थे और उन्हें उसी खूबी के बारे में बताते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब अच्छे हो, बस मेहनत करो। वे हर शिष्य के पास जाते, उसे ध्यान से देखते और फिर कहते, तुम्हारे हाथों में एक ऐसी लय है जो बहुत कम लोगों में होती है। या फिर कहते, तुम्हारी आंखें जब बोलती हैं तब पूरा नृत्य जीवित हो जाता है। इन शब्दों का असर ये होता था कि वो शिष्य अपनी उस खूबी को और निखारता था। वह उस दिशा में और मेहनत करता था क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उसमें कुछ विशेष है। उदय शंकर के शिष्य दुनिया भर में अपनी कला की छाप छोड़ गए क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया गया था। उनकी विशेषता को देखा गया था और उसे सराहा गया था। यही लेस गिबलिन का वो सिद्धांत है जो इस मुद्दे में सबसे गहराई से काम करता है। छोटी बातें, लेकिन सच्ची और विशिष्ट बातें दूसरों के भीतर वो ऊर्जा जगाती हैं जो शायद किसी और तरीके से नहीं जागती है। लेस गिबलिन कहते हैं कि इन छोटी आदतों का असर सिर्फ उसी व्यक्ति पर नहीं होता जिसे आप महत्व दे रहे हैं, बल्कि इसका असर आप पर भी होता है। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब आप खुद भी बेहतर महसूस करते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तब आप उससे कुछ सीखते हैं। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तब आप अपने भीतर की अच्छाई को भी सक्रिय करते हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तब आप उस रिश्ते को और गहरा बनाते हैं जो आपकी अपनी जिंदगी को भी समृद्ध करता है। इसका अर्थ यह है कि ये कोई एक तरफा निवेश नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ से लाभदायक है। इन आदतों को बनाने के लिए सबसे पहले एक मानसिक बदलाव चाहिए। वो बदलाव ये है कि जब भी आप किसी से मिलें, तब ये सोचें कि इस व्यक्ति में क्या अच्छा है, इस व्यक्ति ने क्या अच्छा किया है, इस व्यक्ति के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो मायने रखती है। जब आप ये सोचने की आदत बना लेते हैं, तब महत्व देना खुद ब खुद आने लगता है। जो आप ढूंढते हैं वही आपको मिलता है। जब आपको किसी में अच्छाई दिखती है, तब आप उसे बताना चाहते हैं और यही बताना उसे महत्वपूर्ण महसूस कराता है। तो दोस्तों, इस पूरी बात का सार ये है कि महत्व देना कोई बड़ा आयोजन नहीं मांगता है। यह कोई बड़ा उपहार नहीं मांगता है। ये बस कुछ छोटी और सचेत आदतें मांगता है। नाम याद रखना और उसका उपयोग करना, बात ध्यान से सुनना, काम को स्वीकार करना, सच्ची और विशिष्ट तारीफ करना, छोटी सी बात याद रखकर बाद में उसका जिक्र करना और किसी की राय को सच में महत्व देना, ये सब छोटे प्रयास हैं, लेकिन इनका मिला जुला असर इतना बड़ा है कि ये दूसरों के दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह बना देता है जो कोई पैसा, ताकत या रुतबा नहीं बना सकता है। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में हमने बहुत कुछ सुना। हमने समझा कि महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख कितनी गहरी होती है। हमने देखा कि उपेक्षा कितनी घातक होती है और हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा असर कर सकती हैं। अब इस अध्याय के अंत में लेस गिबलिन ने कुछ ऐसे वाक्य कहे हैं जो इन सारी बातों को एक धागे में पिरो देते हैं। ये वाक्य इतने प्रभावशाली हैं कि एक बार सुनने के बाद ये आपके ज़हन में बस जाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं कि महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा
मानव स्वभाव की सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये वाक्य पहली बार सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इस पर थोड़ा रुककर सोचिए। सबसे बड़ी प्रेरणा, इससे बड़ी कोई और प्रेरणा नहीं है। यहां लेस गिबलिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है। अगर ये सबसे बड़ी प्रेरणा है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस प्रेरणा को समझता है और इसके अनुसार व्यवहार करता है, वो लोगों की सबसे गहरी जरूरत को छूता है। जो किसी की सबसे गहरी जरूरत को छूता है, उसे कोई भी कभी भूल नहीं सकता है। एक पल के लिए सोचिए कि आपकी जिंदगी में वे लोग कौन हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूले। वे लोग कौन हैं जो आपके दिल में आज भी एक विशेष जगह रखते हैं? क्या वे लोग थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था? क्या वे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? या वे लोग थे जिन्होंने आपको सच में महत्वपूर्ण महसूस कराया था? जवाब आप जानते हैं, और यही जवाब लेस गिबलिन के उस पहले वाक्य की गहराई को समझाता है। अब दूसरा प्रभावशाली वाक्य सुनिए। लेस गिबलिन कहते हैं कि जब लोग महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तब वे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा सहयोग करते हैं और ज्यादा उत्साह से काम करते हैं। ये वाक्य बहुत व्यावहारिक है। ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर घर, हर दफ्तर और हर संगठन में काम करती है। जब कोई महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब वो ज्यादा मेहनत करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत देखी जा रही है। उसे लगता है कि उसका प्रयास मायने रखता है, और ये विश्वास उसे और ज्यादा योगदान देने की प्रेरणा देता है। जब कोई महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब वो ज्यादा सहयोग करता है। इसका कारण यह है कि सहयोग तब होता है जब विश्वास होता है, और विश्वास तब बनता है जब आप दूसरे को महत्व देते हैं। जहां महत्व नहीं होता, वहां विश्वास नहीं होता, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां सहयोग भी नहीं होता है। जब कोई महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब वह ज्यादा उत्साह से काम करता है। यह उत्साह बाहर से नहीं आता, बल्कि ये भीतर से आता है। यह तभी आता है जब व्यक्ति को यह लगे कि उसका काम मायने रखता है और वो खुद भी मायने रखता है। अब इस वाक्य को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे आप पूरे उत्साह से करते हैं? क्या उस काम से जुड़े किसी व्यक्ति ने आपको महत्वपूर्ण महसूस कराया है? इसका जवाब लगभग हमेशा हाँ ही होता है। यही लेस गिबलिन का वो व्यावहारिक संदेश है। अब तीसरा वाक्य सुनिए, जो शायद इस पूरे अध्याय का सबसे शक्तिशाली वाक्य है। लेस गिबलिन कहते हैं कि 2 हफ्तों में लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराकर आप जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने दोस्त आप 2 साल तक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करके भी नहीं बना सकते हैं। ये वाक्य सुनकर पहले थोड़ा अजीब लगता है कि 2 हफ्ते बनाम 2 साल, लेकिन जब आप इसे ध्यान से समझते हैं तो ये बिल्कुल सच लगता है। हम में से अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आएं। हम अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं और अपने बारे में बताते हैं। हम लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और इसमें साल बीत जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते बनते हैं वे गहरे नहीं होते हैं। इसके विपरीत, जब आप लोगों में रुचि लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब बहुत कम समय में बहुत गहरे रिश्ते बन जाते हैं। इसका कारण बहुत सरल है। लोग उसी के पास जाना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तब वो खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचता है। आपको उसे खींचना नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। किसी को खींचने में ऊर्जा लगती है, लेकिन जब आप महत्व देते हैं, तब लोग बिना प्रयास के आपके पास चले आते हैं। इस वाक्य को और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक वोल्टेयर के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब भी वे किसी से मिलते थे, तब वे उसे ऐसा महसूस कराते थे जैसे उस व्यक्ति से मिलना उनके दिन की सबसे जरूरी बात हो। वोल्टेयर के पास असंख्य लोग आते थे, जिनमें दार्शनिक, राजनेता और साधारण लोग शामिल थे। हर कोई उनसे मिलकर यह सोचता था कि वोल्टेयर को उसमें कुछ विशेष दिखा है। वोल्टेयर ने उन्हें एक सामान्य मुलाकात से ज्यादा कुछ दिया था। इसीलिए लोग उनके पास बार बार आते थे और उनसे मिलने के लिए लंबी यात्राएं करते थे। वोल्टेयर ने यह संबंध बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। उन्होंने बस ये किया कि जब भी कोई उनके सामने होता, वे उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। इस एक आदत ने उन्हें यूरोप के सबसे प्रिय विचारकों में से एक बना दिया। यही लेस गिबलिन का वो तीसरा वाक्य है जो व्यवहार में पूरी तरह सच साबित होता है। अब चौथा और सबसे गहरा वाक्य सुनिए, जिसे लेस गिबलिन ने महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। विलियम जेम्स ने कहा था कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी प्रवृत्ति सराहे जाने की इच्छा है। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसमें मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई समाई हुई है।
सराहे जाने की इच्छा का मतलब सिर्फ तारीफ चाहना नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सराहे जाने का अर्थ है यह महसूस करना कि मेरे होने का मूल्य है। मेरा जीवन, मेरा काम, मेरे विचार और मेरी भावनाएं किसी के लिए मायने रखती हैं। जब ये एहसास नहीं होता है, तब इंसान भीतर से कहीं टूट जाता है। वो काम करता रहता है, चलता रहता है, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है। जब ये एहसास होता है और जब कोई सच में आपको सराहता है, तब आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। आप और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को और खुलकर जीना चाहते हैं। विलियम जेम्स ने इसे सबसे गहरी प्रवृत्ति क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये सबसे गहरे स्तर पर काम करती है। ये वो जड़ है जिससे बाकी सब कुछ उगता है। इस जड़ को सींचना ही सबसे बड़ी मानवीय सेवा है। इन चारों वाक्यों को एक साथ रखकर देखते हैं। महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा सबसे बड़ी प्रेरणा है। महत्वपूर्ण महसूस करने से लोग ज्यादा मेहनत और सहयोग करते हैं। महत्वपूर्ण महसूस कराकर आप बहुत कम समय में गहरे रिश्ते बना सकते हैं, और सराहे जाने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे गहरी प्रवृत्ति है। ये चारों वाक्य मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। वह तस्वीर ये है कि लोगों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने का सबसे बड़ा रहस्य उनकी इस मूलभूत आवश्यकता को पहचानना और उसका सम्मान करना है। आइए अब इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। लेस गिबलिन ने इस अध्याय में हमें जो सबसे बड़ी सीख दी है, वो यह है कि हर इंसान के भीतर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी भूख होती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझकर दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये एक ईमानदार मानवीय स्वीकृति है कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने आप हैं। यह स्वीकृति छोटे छोटे कामों में झलकती है, जैसे ध्यान देने में, नाम याद रखने में, राय मांगने में और सराहना करने में। ये सब छोटे काम मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग खुलकर सहयोग करते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोगों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने की शुरुआत किसी बड़ी तकनीक से नहीं होती है। ये एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरे विश्वास से होती है कि सामने वाला इंसान मायने रखता है। एक आखिरी बात जो इस पूरे अध्याय को पुस्तक की बड़ी विचारधारा के साथ जोड़ती है। लेस गिबलिन की इस पुस्तक के पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि लोग मूलतः अपने बारे में सोचते हैं। उनकी अपनी रुचियां और उनकी अपनी दुनिया उनके केंद्र में होती है। यह अध्याय उसी नींव पर आगे बढ़ता है। यह कहता है कि चूंकि हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी इस भावना को पहचानें और उसे पुष्ट करें। पिछला अध्याय जहां यह समझाता था कि लोग कैसे सोचते हैं, यह अध्याय वहां से आगे बढ़कर यह बताता है कि उस सोच को जानकर आप उनके साथ कैसा व्यवहार करें। अगला अध्याय इसी सिलसिले को और आगे ले जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि महत्वपूर्ण महसूस कराना क्यों जरूरी है, बल्कि वो ये पूछेगा कि इसे कैसे किया जाए। वह इस अध्याय के सैद्धांतिक आधार को व्यावहारिक रूप देगा। इस तरह यह अध्याय पूरी पुस्तक की रीढ़ है। लेस गिबलिन की पूरी पुस्तक इसी केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द बनी है कि लोगों के साथ व्यवहार की कला का सबसे बड़ा रहस्य उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना है। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समेटा जाए तो वह वाक्य ये है: जो व्यक्ति ये सीख लेता है कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कैसे कराया जाता है, वह लोगों के दिलों का और सफलता का रास्ता खोल लेता है। ये रास्ता न धन से खुलता है और न ही चालाकी से, बल्कि ये रास्ता खुलता है उस एक गहरे विश्वास से कि सामने वाला इंसान मायने रखता है। तो दोस्तों, इस तरह लेस गिबलिन के इस अध्याय का सार यहाँ पूरा होता है। सच तो ये है कि इस समरी को सुनने के बाद मन में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस पूरी समरी से 3 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो हमेशा याद रखने योग्य हैं। पहली बात यह है कि हर इंसान के भीतर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी भूख होती है। जो व्यक्ति इस भूख को पहचान लेता है, वो लोगों के दिलों को जीत लेता है। दूसरी बात यह है कि उपेक्षा चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, ये रिश्तों को चुपचाप तोड़ती रहती है। इससे बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान दें, उसे देखें और उसे सुनें। तीसरी बात यह है कि दूसरों को महत्व देने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए बस कुछ छोटी और सचेत आदतें चाहिए जो बूंद बूंद मिलकर एक गहरे तथा मजबूत रिश्ते की नींव बनाती हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीने के लिए है। आज से बस एक काम करें कि जब भी कोई आपसे बात करे, उसे अपना पूरा ध्यान दें। बस यही एक आदत अपनाएं और देखें कि कितने कम समय में आपके आसपास के लोग और उनके व्यवहार आपके लिए कैसे बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने को मिला है और अगर किसी एक बात ने भी आपके मन को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे बहुत हिम्मत मिलती है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे तो एनी बुक समरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कोई नई समरी आए आप सबसे पहले उसे सुन सकें। यहाँ आरजे की तरफ से आप सबको एक छोटी सी बात याद दिलाकर विदा लेना है। किताबें जिंदगी बदलती हैं, बस उन्हें एक मौका देना होता है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक पढ़ते रहें, सुनते रहें और बढ़ते रहें।